फ्यूचर में गाड़ी खरीदने का प्लान करूं या नहीं। क्या आपको सच में एक गाड़ी चाहिए? गाड़ी एक एसेट नहीं होती, वो एक लाइबिलिटी होती है। बट जिन्हें खरीदना है वो कैसे खरीदे? 30% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट में देना है अपनी खुद की सेविंग्स से। कि कब एक इंसान, एक बंदा एलिजिबल है टू बाय अ कार। ये गाड़ी हर साल मुझसे कितने पैसे मांगने वाली है, मैं आपको बताती हूँ। पुराने कार्स, लेकिन ब्रांडेड कार्स दिखाना है लोगों को कि भाई मेरे पास BMW है, लोग खरीद लेते हैं। आपने उसकी कंडीशन चेक करके ही उसे लिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किसी और ने उसे बेचा क्यों? अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट को अगर मैंडेटरी करना है तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी करना चाहिए। लैम्बोर्गिनी, ऑडी, BMW, मारुति और न जाने कितने सारे कार्स के ब्रांड हैं। मुझे बहुत सारे कार्स के नाम इसलिए भी पता है क्योंकि अक्सर मेरे भाई, मेरे बॉयफ्रेंड्स सब कार के इतने शौकीन थे कि हर कार के वेबसाइट पर वो विजिट किया करते थे। बट आज का मेरा सवाल ये है कि क्या हमें कार खरीदनी चाहिए या रेंट कर कर काम चला लेना चाहिए? वेल, इस सवाल का जवाब देंगी हमारी एक सुंदरी, यानी कि हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंकर, जिन्होंने हमारे CEO CS सुधीर सर का इस मुद्दे पर इंटरव्यू लिया और खुद भी समझ गई कि कार खरीदनी चाहिए या नहीं। पहला सवाल तो यही कि मैं फ्यूचर में गाड़ी खरीदने का प्लान करूं या नहीं। अच्छा, ये प्लानिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ये सवाल अपने आप से करना है, डू यू रियली नीड अ कार? क्या आपको सच में एक गाड़ी चाहिए? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप उस गाड़ी को बहुत इस्तेमाल करने वाली हैं, कम से कम एक साल में 10,000 किलोमीटर उसे चलाने वाली हैं, आपकी गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए होता है कि पहले आप जो हैं उस गाड़ी को यूज़ करती हैं, फिर कोई और यूज़ करता है, तो सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है और वो जो हम इंडियंस का इमोशन होता है कि अपनी कार तो होनी ही चाहिए, तो आजकल तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपके पास अपनी कार नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां से आप जिस दिन आपको कार की जरूरत है उस दिन कार रेंट पे ले सकते हैं, और वो भी विद ड्राइवर। राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या मुझे कार खरीदनी चाहिए या नहीं। अब जैसे कि मुझे पता है कि आप ऑफिस के बहुत पास रहती हैं। अगर आपका ऑफिस आपके घर से बहुत ही पास है, बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप AC बस में जो है ऑफिस जा सकती हैं, तो क्यों आपको कार खरीदनी है? क्योंकि पहला रीजन मैं आपको बताऊं कि क्यों आपको बिना जरूरत की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, वो ये है कि कार इज अ लाइबिलिटी नॉट एन एसेट। लोगों को ये लगता है कि गाड़ी एक एसेट है, गाड़ी एक एसेट नहीं होती, वो एक लाइबिलिटी होती है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर आज आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, एक साल बाद ही उसकी वैल्यू जो है वो 20% डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी 2 लाख स्ट्रेट घट जाते हैं। उसके अलावा बाकी खर्च और बिल्कुल। आप बताइए कितने सारे खर्चे होते हैं? आई थिंक मिनिमम 1 लाख रुपए तो खर्च हो जाएंगे उसके मेंटेनेंस में, पेट्रोल वगैरह। बिल्कुल। आप 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, उसमें कम से कम आप 1 लाख रुपए का पेट्रोल एक साल में डलवाएंगे, प्लस आप मेंटेनेंस पे पैसे खर्चा करेंगे। यानी गाड़ी आप तब खरीदिए जब आपको रियली में गाड़ी की जरूरत हो, तब नहीं जब आपको लगता है कि भाई अब जो है ये एक स्टेटस सिंबल है और मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब चूंकि आपने इस बात को समझा दिया है कि कार खरीदनी चाहिए या नहीं, तो लोगों ने अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिया होगा कि उन्हें खरीदना है या नहीं। बट जिन्हें खरीदना है वो कैसे खरीदें? अच्छा, अगर आपका सवाल ये है कि क्या गाड़ी पूरे पैसे देके खरीदनी चाहिए या फिर कितनी डाउन पेमेंट दें, कितना लोन लें, तो मैं यहाँ पे आपको एक सीधा सा मैथ समझाती हूँ। आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। जितनी भी वैल्यू की आपको गाड़ी खरीदनी है, मान लीजिए 10 लाख की खरीदनी है, 30% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट में देना है अपनी खुद की सेविंग्स से। अगर है तो जी, आपने पैसा तो इकट्ठा किया होगा ना, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, गाड़ी के साथ और बहुत खर्चे आने वाले हैं, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने जो है 30% की डाउन पेमेंट करनी है और 70% आप कार लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, मेरी एक कज़न है, उन्होंने हर साल आरडी खोली और जब 5 साल उनकी आरडी पूरी हो गई, उनके पास एक गाड़ी खरीदने का पूरा अमाउंट आ गया, उन्होंने तब पूरे पैसे देकर गाड़ी खरीदी। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पैसे सेव किए कि उन्हें कार लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। लेकिन मान लीजिए आप एक नौकरीशुदा इंसान है, आपको EMI देना ठीक लगता है, तो भी आप 30% जो है वो डाउन पेमेंट दीजिए, 70% लोन। कई लोग क्या करते हैं कि वो 30% जो डाउन पेमेंट देनी है वो ले लेते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लेंगे, किसी से मांग लेंगे, उस पे भी उन्हें इंटरेस्ट और EMI भरना होता है। फिर 70% वो बैंक से कार लोन ले लेते हैं।
यानी कि अब आपके पास एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल भराने का खर्चा आपके सर पे है, जो आपने 30% डाउन पेमेंट दी है वो पर्सनल लोन की ईएमआई और इंटरेस्ट आपको देना है, जो 70% आपने कार लोन दिया है उसकी ईएमआई आपको देनी है, और आपको अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है तो मेंटेनेंस भी करानी ही है। यानी कार खरीदने के साथ ही सारे और खर्चे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं गाड़ी से रिलेटेड। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने की गाड़ी उन्हें खरीदनी चाहिए, तो मैंने भी सुधीर सर से पूछा कि मुझे कितने की कार खरीदनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ा ही सरल सा जवाब दिया जो मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि जो आपका एनुअल पैकेज होता है ना, आपको एक कंपनी जितने पैसे दे रही है, आप उस पैकेज से एक्सपेंसिव गाड़ी कभी मत खरीदिए। अगर आप 3 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं तो आपको 3 लाख की गाड़ी खरीदनी है। अगर आप 10 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं तो आप 10 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं। जी, उससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि आप उसी सैलरी के पैकेज से उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि जरूरत नहीं है तो गाड़ी मत खरीदो, और अगर खरीद भी रहे हो तो ऐसे खरीद तो एटलीस्ट 30% आप डाउन पेमेंट जो है वो दें अपनी कार की। इसके बाद मेरा एक और ये सवाल होगा कि चलो आपने बता दिया कैसे खरीदना है, कब खरीदे, मतलब एक एज या फिर एक सिनेरियो आप बताओ कि कब एक इंसान, एक बंदा एलिजिबल है टू बाय अ कार। फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है कि ये गाड़ी हर साल मुझसे कितने पैसे मांगने वाली है। मैं आपको बताती हूँ, आप एक छोटा सा मैथ्स यहाँ पे लगा लीजिए कि आप 10,000 किलोमीटर हर साल अपनी गाड़ी चलाते हैं, करेक्ट? पेट्रोल आप उस गाड़ी में भरवा रहे हैं तकरीबन 1 लाख रुपए का, और जितने पैसों का आप पेट्रोल भराते हैं एक साल में, ऑलमोस्ट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उतने ही पैसे आपको कार की मेंटेनेंस पे भी खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला रही है, उसके टायर्स चेंज कराने का टाइम आ जाएगा। टायर्स इतने एक्सपेंसिव आते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक होंडा सिटी गाड़ी का जो एक टायर है वो 7,000 रुपए का आता है, और हर 2-2.5 साल में उस टायर को चेंज करना पड़ता है, चारों टायर। तो आपकी एलिजिबिलिटी गाड़ी खरीदने की है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं अपनी नीड्स जो हैं उनके बाद, सेविंग्स जी कितने हैं। अब अगला सवाल ये, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि उन्हें बहुत शौक होते हैं ब्रांडेड गाड़ियों की, तो वो क्या करते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं ओल्ड कार्स के, वो खरीद लेते हैं, लाइक पुराने कार्स लेकिन ब्रांडेड कार्स। अब BMW है, पुराना है, बट अब भाई दिखाना है लोगों को कि भाई मेरे पास BMW है, लोग खरीद लेते हैं। तो ये एक्चुअली में सही है या नहीं है? अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 रीजन से पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। जो पहला आपने बताया कि एक स्टेटस सिंबल है, पुरानी BMW खरीद ली, मोस्टली लोग स्टेटस के लिए खरीदते हैं जी। और दूसरा ये भी कि भाई हो सकता है पैसे नहीं है उनके पास उतने, तो वो ओल्ड कार प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक BMW खरीदी, और जब मैं उसमें बैठी तो उन्होंने कहा कि सुगंध, शीशा नीचे नहीं जाएगा, बट स्टेटस के लिए खरीदी हुई है। कितनी नॉन फंक्शनल गाड़ी है ये, जिसमें शीशा जो है वो नीचे नहीं जाएगा कुछ अगर हो जाए तो। दूसरा रीजन लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ओल्ड कार है या जो सेकंड हैंड कार है वो मेरे लिए अफोर्डेबल पड़ेगी। मैं नई गाड़ी शायद ऑल्टो खरीद सकती हूँ, लेकिन ऑल्टो के पैसों में मुझे सेकंड हैंड होंडा सिटी मिल सकती है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ओल्ड कार आपको मिल रही है, आपने उसकी कंडीशन चेक करके ही उसे लिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किसी और ने उसे बेचा क्यों? कोई ना कोई प्रॉब्लम ओल्ड कार में होती ही है। और अगर आप बीवी बच्चों वाले लोग हैं, कभी आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, अकेले अंधेरी रात में वो बंद पड़ गई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि जो मैंने सुधीर सर का इंटरव्यू लिया था, आई वाज अबाउट टू आस्क दैट, कि उन्होंने जो आपको बताया वो आप बताओ कि उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल, मैं चाहूंगी दर्शक एक बार पहले देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ का क्या इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। Many a times if someone is selling their car, they have some problem with the car. Very rare it happens that someone is selling their car because they are purchasing a new car or things like that. Yes, true. But if they are selling an old car to you, there are problems. Now you buy that old car and then tomorrow something goes wrong, you'll be trapped. I had this experience myself. I think about 10-12 years back, 12 years back, 2009 or early 2010. I just started Indian Money that time and I had an old Indica car. It's a pre-owned car I bought. I had a marriage to visit in Palace Ground in Bangalore. On the way back home, I had to drop my friend in Malleshwaram. I went inside and I dropped my friend. Right after that, I heard a very big noise, sound. Then I was told that someone was killed there.
right in front of me. I saw that person falling down. He was hit from the back and they killed him right in front of me. After I dropped my friend, my car didn't start. I was literally about 20 feet away from that incident where the murder happened. My car, I'm just trying to start, it's not starting. Then my friend and the family members, they pushed the car. They pushed almost for half kilometer to take me out of the scene. Otherwise, I was trapped inside. My car was parked there. In fact, anything like that, probably if my car would have been there by the time police reached there, I would have been like questioned, unwanted things. Yes. And then again, the car didn't start. I had to park the car somewhere in the middle of the road there and came home. And then next day I took somebody, lot of time waste. Just imagine what if this happens when you have your family, your kids with you, and it stops in the middle of the highway. Yes. And you have no one to help. And in fact, even in the highway today, even if they have family and someone stops my car seeking help, I won't stop. Because we have heard all the bad experiences people have gone through. So my suggestion is, when you buy a car, if you know that you're going to use this for round the clock, you're going to use it for long travel, you're going to use it for remote locations, please buy the car with good condition. Otherwise, if it breaks down, you're going to be in trouble. ये तो काफ़ी स्केरी था, मैं भी डर गई। अगर ऐसा हो सकता है मेरे पेरेंट्स के साथ हो जाए, अगर वो ओल्ड कार खरीदें या फिर किसी भी, मैं किसी के साथ नहीं चाहूँगी ऐसा कुछ हो। तो ये बात तो सही है कि ओल्ड कार रिस्की है। बिल्कुल, अगर आप मेरी ओपिनियन मानते हैं, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि पुरानी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए और नई गाड़ी भी तब खरीदनी चाहिए जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब तो पूरी बातें होगी कार की, और बाकी उनके से जुड़ी जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। सुगंध, बहुत लोग जो हैं वो कार इंश्योरेंस लेते हैं। कार इंश्योरेंस क्या है, कैसे है, इनके सारे पॉइंट्स प्लीज आप हमारे। अच्छा, ये भी एक बड़ा खर्चा है गाड़ी के साथ जो मैंने शायद पहले नहीं बताया। जब आप कार लेते हैं तो सबसे ज्यादा जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है कार इंश्योरेंस। क्या आपको पता है कि भारत में द ओनली इंश्योरेंस विच इज मैंडेटरी इज अ मोटर इंश्योरेंस। मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर मैंडेटरी करना है तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी करना चाहिए, लेकिन मोटर इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी, और वो भी थर्ड पार्टी। मैं आपको इंश्योरेंस माफिया के बारे में कुछ बताती हूँ। एक तरीका होता है इंश्योरेंस खरीदने का कि आप किसी एजेंट को कहें कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। एजेंट आपसे कहता है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दीजिए, उसके बाद वो आपको एक पॉलिसी भेजता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपको क्लेम करना पड़ जाए तो आपको जाकर पता चलता है कि वो पॉलिसी नकली है। लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी इतनी असली दिखती है कि ना आप कभी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नकली है, और ना पुलिस वाले, कोई भी नहीं। वो क्लेम करने पे पता चलता है। और सोचिए कि आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से सालों से पॉलिसी खरीदी, आपको कभी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आज एक बार आपको क्लेम करने की जरूरत पड़ी और आपको 10 लाख रुपए का क्लेम चाहिए और आपको पता चलता है पॉलिसी नकली है। तो अगर आप कभी भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम उस इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए। उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको जो है लेटर आना चाहिए इंश्योरेंस का, और मैं तो हमेशा हार्ड कॉपी भी अपने घर के एड्रेस पे डिलीवर कराती हूँ। ये तो हो गई फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, कई बार लोग क्या करते हैं कि आईडीवी वैल्यू, जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है व्हीकल की, गाड़ी की, वो कम करवा देते हैं एजेंट्स, और ताकि आप लोगों को कम प्रीमियम जो है वो भरना पड़े और आप उनकी पॉलिसी लो। इससे आपके व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है। आप समझ रहे हैं? कल को अगर आप सोचती हैं कि अपनी गाड़ी आप बेचेंगी तो आपकी आईडीवी वैल्यू तो कम है आपके इंश्योरेंस पे। एग्जैक्टली, तो फिर उतने अमाउंट पे मुझे मिलेगा भी नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आपकी जेब से 10,000 रुपए मान लीजिए इंश्योरेंस के जाने वाले हैं, तो आप ऐसे ही किसी को दे देंगे? नहीं। आप चाहे ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाकर उसे बाय कीजिए, आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ही देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं गाड़ी से रिलेटेड। जो सबसे बड़ी चीज जो लोग नहीं जानते वो ये कि कार इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट एन एसेट। एग्जैक्टली, तो हमें तभी खरीदना चाहिए जब सच में नीड हो, वांट हो, ज़रूरत हो। तो इसी के साथ सुगंध ने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं अबाउट एवरीथिंग, कब खरीदने चाहिए, कैसे खरीदने चाहिए, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स, इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में इन्होंने बताया। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि कार खरीदना इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी ऐसे ही इंटरव्यूज़ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम दोनों मिलकर और भी हमारे एंकर से हमारे साथ आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए इंडियन मनी चैनल के साथ आप बने रहें और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर ले। लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फिलहाल मेरे और सुगंध की तरफ से अभी के लिए टाटा बाय बाय।